आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 द अर्थ। और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वेजेनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो हमने बचपन में एक नर्सरी राइम हम लोग याद किया करते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और रात में जब हम आसमान में देखते थे तो हमें बहुत अच्छे टिमटिमाते हुए तारे जो है नज़र आते थे इन आवर चाइल्डहुड डेज। और जब हम उन तारों को देखते थे तो हमारे मन में कई सवाल खड़े होते थे, जैसे ये तारे कैसे बनते हैं, ये तारे हमारे जो आसमान में टिमटिमा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, हाउ दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, और हमारे सर के ऊपर जो आसमान है उसका कोई अंत है कि नहीं, या उसका अंत कहाँ है, कैन एनीवन रीच द एंड ऑफ द स्काई। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में आते थे। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ट्विंकलिंग लिटिल स्टार्स कैसे बनते हैं और हमारे अर्थ का ओरिजिन का स्टोरी क्या है और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। चलिए अब कुछ अर्ली थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के ओरिजिन के बारे में बहुत सारे हाइपोथेसिस मौजूद हैं, और उनमें से सबसे पुराने जो अर्लियर टाइम्स के हाइपोथेसिस थे उनमें से एक, और जो ज़्यादा पॉपुलर आर्गुमेंट है, वो जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने दिया था, जिसको कि आगे चल के मैथमेटिशियन लैपलेस ने रिवाइज किया इन 1796 में। और इस आर्गुमेंट को कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि जब हमारा जो सन है वो यूथफुल था, मतलब वो उसका यूथ पीरियड चल रहा था, तो उस समय उससे एसोसिएटेड था एक क्लाउड ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्लाउड ऑफ मटेरियल उससे एसोसिएटेड था यूथफुल सन से। और ये जो क्लाउड ऑफ मटेरियल है ना, ये उस सन के चारों तरफ स्लोली रोटेट कर रहे थे। तो उनका कहना था कि इसी क्लाउड ऑफ मटेरियल से हमारे प्लैनेट धीरे धीरे करके उनका फॉर्मेशन हुआ है। फिर बाद में 1900 में चैम्बरलियन एंड मोल्टन ने ये थ्योरी दिया कि एक बार एक वंडरिंग स्टार, मतलब एक भटका हुआ तारा जो है, वो अप्रोच किया सन को। और उसके कारण क्या हुआ कि जब वो अप्रोच किया सन को तो एक सिगार शेप्ड मटेरियल जो है वो सन सरफेस से अलग हो गया उसके कारण। तो वो जो तारा था वो तो धीरे धीरे वो क्या किया, वो मूव अवे हो गया, वहाँ से सन से दूर चला गया। लेकिन जो मटेरियल सेपरेट हुआ था सोलर सरफेस से, वो हमारे सन के चारों तरफ वो घूमना शुरू कर दिया। इट कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन। और यही मटेरियल जो है वो धीरे धीरे कंडेंस्ड हो गए इनटू द प्लैनेट्स। ठीक है, ये इनकी थ्योरी थी। अब इस थ्योरी को आगे चल के सर जेम्स जीन्स एंड सर हैरोल्ड जेफरी ने भी सपोर्ट किया। आगे चल के एक दूसरा आर्गुमेंट हमें देखने को मिला, जिसमें कि सन का कंपेनियन मीन्स कंपेनियन टू द सन होने की बात कही गई। ऐसा कहा गया कि सन और सन के साथ साथ एक उसका साथी तारा एक साथ एग्जिस्ट करता था, और इस आर्गुमेंट को बाइनरी थ्योरीज का नाम दिया गया। अब 1950 में ऑटो स्मिडिट रशिया के और कार्ल वैजास्कर जर्मनी के, इन्होंने क्या किया कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस था उसको रिवाइज किया। और रिवाइज करके उन्होंने ये कंसीडर किया कि सन जो है वो सन के चारों तरफ एक सोलर नेबुला मौजूद है। मतलब सन जो है वो एक सोलर नेबुला से घिरा हुआ है, जिसमें जो कि ज़्यादातर हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस डस्ट से बना हुआ है। हाइड्रोजन हीलियम के साथ उसमें डस्ट भी मौजूद है। तो होता क्या है कि ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, हाइड्रोजन हीलियम एंड डस्ट, उनके कोलिजन और फ्रिक्शन के कारण जो है एक डिस्क शेप्ड क्लाउड की रचना होती है, फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप्ड क्लाउड। ठीक है, और हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो इसी डिस्क शेप्ड क्लाउड से बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्रेशन। एक्रेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर, इस तरह से जमाया जाए तो जो मटेरियल या मैटर होता है उसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है ग्रेजुअल accumulation of additional layers or matter. There is an increase in the size, or there is
ग्रोथ इन द मटेरियल। तो इसी को कहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्रेशन। तो इसी प्रोसेस के द्वारा क्या हुआ कि डिस्क क्लाउड का एक्रेशन हुआ और हमारे प्लैनेट्स धीरे धीरे एक्यूमुलेशन के थ्रू उनका फॉर्मेशन हुआ। अब बाद के जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट इन द लेटर पीरियड, उन्होंने ये सोचा कि भाई सिर्फ अर्थ या अदर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उनके प्रॉब्लम्स को सिर्फ ना लेके चला जाए, बल्कि हमें इस यूनिवर्स को एज ए होल लेके चला जाए कि इस यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, तो साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड took up the problems of origin of universe rather than just the earth or the planets। अभी हमने ऊपर सोलर नेबुला पढ़ा था। तो नेबुला देखिए क्या होता है। नेबुला जो है ये एक क्लाउड है ऑफ गैस एंड डस्ट इन द आउटर स्पेस, उसको नेबुला कहते हैं। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। तो अर्ली थ्योरीज में साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, लेकिन बाद में चल के साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम सिर्फ अर्थ और प्लैनेट्स के ओरिजिन के बारे में सिर्फ चिंता ना करें, बल्कि हम पूरे यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में सोचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप ये देखेंगे कि मॉडर्न थ्योरीज जो हैं वो पार्टिकुलर किसी प्लैनेट के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूरे यूनिवर्स के बारे में है। चलिए देखते हैं इसी में ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो इस फील्ड में सबसे जो पॉपुलर आर्गूमेंट है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के फील्ड में, तो वो है बिग बैंग थ्योरी। तो ये बिग बैंग थ्योरी जो है ये दिया गया था एडविन हबल के द्वारा इन 1920। और बिग बैंग थ्योरी को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो एडविन हबल ने कुछ एविडेंस दिए जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, ये फैल रहा है, जिसके कारण हमारे गैलेक्सीज जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दे आर मूविंग फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बैलून लिया और बैलून पर उन्होंने कई पॉइंट्स मार्क कर दिए। ठीक है, और बैलून पर जो पॉइंट्स थे ये रिप्रेजेंट कर रहे थे गैलेक्सीज को। उसके बाद इन्होंने बैलून को हवा भरना शुरू किया, ही स्टार्टेड इन्फ्लेटिंग द बैलून। तो यह देखने को मिला जो पॉइंट्स इस पर मार्क किए हुए थे वो एक दूसरे से दूर जा रहे थे, उनके बीच जो डिस्टेंस थी वो बढ़ने लगी। तो इस आधार पर बैलून एक्सपेंडिंग जो डेमोन्स्ट्रेशन है, इसके आधार पर उन्होंने कहा कि इसी तरह हमारा यूनिवर्स भी एक्सपैंड कर रहा है और जो पॉइंट्स हमने शो किए हैं एज दे आर रिप्रेजेंटिंग गैलेक्सीज, उनके बीच भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, टाइम टू टाइम। सो इससे ये साबित हुआ कि यूनिवर्स इज़ एक्सपांडिंग। तो जब ये बैलून वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये जब दिखाया जा रहा था, तो इसमें जो पॉइंट्स है उसके बीच तो दूरियां बढ़ रही थी, और साथ ही साथ यह भी देखने को मिल रहा था कि जो पॉइंट्स हैं वो खुद भी अपने आप में एक्सपेंड हो रहे थे, मतलब उनका साइज जो है वो बड़ा हो रहा था। सो ये पॉइंट जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया जो इनका थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी से। इट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने कहा कि हम ये मानते हैं कि स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, ठीक है, बट जो ऑब्जर्वेशन है कि जो पॉइंट्स देमसेल्व्स आर एक्सपांडिंग, मतलब यूनिवर्स खुद बढ़ ये हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था इट वाज नॉट सपोर्टिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, तो ये जो बैलून एग्जांपल है वो पार्शियली करेक्ट है और पार्शियली ये रॉन्ग भी है। अभी नीचे देखिए एक पिक्चर है, फिगर 2.1 द बिग बैंग। इसमें 4 गैलेक्सीज हैं, सबसे नीचे वाला जो फिगर है, और धीरे धीरे ये एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स में, जिसके कारण जो गैलेक्सीज हैं इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। ठीक है, और इससे सबसे टॉप मोस्ट लेयर में देखिए और एक्सपेंशन हुआ और दूरी बढ़ने लगा। लेकिन जो गैलेक्सीज का जो खुद का जो साइज है ना वो कांस्टेंट है, इसलिए बैलून एग्जांपल को पार्शियली करेक्ट माना जाता है। तो देखते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो यूनिवर्स का जो डेवलपमेंट हुआ वो कई स्टेजेस में हुआ, है ना। इट वाज इन नंबर ऑफ स्टेजेस। तो उन स्टेज को हम देखते हैं वन बाय वन। जैसे कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा कहा जाता है कि जो आज जो हमारा यूनिवर्स जिन चीज़ों से बना हुआ है, जो जो मैटर्स हमारे यूनिवर्स को फॉर्म कर रहे हैं, वो शुरुआत में
एक ही प्लेस पर थे। मतलब आप समझ लीजिए एक टीनी बॉल की तरह थे, सिंगुलर एटम की तरह एक ही जगह पर थे। वो अलग अलग आज की तरह प्रेजेंट डे की तरह अलग अलग नहीं थे, वो एक सिंगल एटम या सिंगल टीनी बॉल फॉर्म करके पहले वो एग्जिस्ट करते थे। तो उनका इसका जो वॉल्यूम था ना वो बहुत ही कम था, मतलब अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम था इनका। और जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था, इन्फिनाइट टेम्परेचर। डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि बहुत सारे मैटर हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मास है और वॉल्यूम बहुत कम है, तो डेंसिटी इन्फिनाइट हो जाती है। तो इसकी वजह से डेंसिटी इन्फिनाइट था। और हुआ ये कि उसके बाद आगे चल के एक बिग बैंग, मतलब बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसको कहा गया बिग बैंग। तो जब बिग बैंग हुआ तो ये टीनी बॉल जो है वो बहुत मतलब बहुत ही ज़ोर से एक्सप्लोड किया। इट टीनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, है ना, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ, दिस लेड टू ए ह्यूज एक्सपेंशन। ठीक है, तो बिग बैंग जो हुआ वो आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, आज के समय से। और एक्सपेंशन जो है वो आज के दिन भी जारी है, एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, एक्सपेंशन हुआ इसका, तो सम एनर्जी जो है वो कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो गए मास में, सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मास, क्योंकि एक बहुत रैपिड एक्सपेंशन हुआ और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हुआ था। बहुत कम, एक सेकंड सोचिए कितना कम होता है, और उसका भी फ्रैक्शंस, उस एक सेकंड से भी कम, इतने कम टाइम में ये हुआ और बिग बैंग हुआ, उसके बाद रैपिड एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो एक्सपेंशन है वो फिर पहले तो बहुत तेज़ी से हो रहा था, उसके बाद ये स्लो डाउन हो गया, एक्सपेंशन हैज़ स्लोड डाउन। और ऐसा कहा जाता है कि जो बिग बैंग इवेंट जब हुआ तो उसके 3 मिनट के अंदर जो है पहला एटम का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म अंडर बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी होने के 3 लाख साल, 3 लाख ईयर्स के अंदर जो टेम्परेचर था वो इन्फिनाइट टेम्परेचर जो था वो काफ़ी ड्रॉप हो गया, ड्रॉप होकर वो 4500 केल्विन तक आ गया। ठीक है, और इससे भी क्या हुआ कि एटॉमिक मैटर के रचना में जो है, एटॉमिक मैटर्स के बनने में जो है सहायता मिली इससे, एट लोअर टेम्परेचर। और यूनिवर्स जो था वो पारदर्शी हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, मतलब पहले तो दिखाई नहीं देता था, अब यूनिवर्स में हम इधर से उधर देख सकते थे, ट्रांसपेरेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया यूनिवर्स का। तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब ये हुआ कि जो गैलेक्सीज प्रेजेंट थे स्पेस में उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़, मतलब आज भी बढ़ रहा है वो, है ना, तो वो बढ़ने लगा था। इसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। तो इसके इस थ्योरी के अल्टरनेटिव थ्योरी भी एक था जिसको कहते हैं हॉयल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, जिसमें ये कंसीडर किया गया कि यूनिवर्स जो है रफली एक ही तरह का रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कहने का है कि उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं है ना, ये हुआ नो एक्सपेंशन थ्योरी। पहले वाला पढ़ रहे थे हम लोग एक्सपेंशन थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। तो स्टेडी स्टेट मतलब कि देयर वाज नो एक्सपेंशन, मतलब यूनिवर्स के बीच में जो गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आज तक या आज के डेट में जो ज़्यादा एविडेंस है वो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का है। इसीलिए जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो किसको फेवर करती है, इट फेवर्स आर्गुमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग थ्योरी एंड दैट इज बिग बैंग थ्योरी। तो अब देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये देखते हैं। तो जो अर्ली यूनिवर्स था उसमें जो मैटर और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन था वो इवन नहीं था, एक जैसा नहीं था, मतलब उसमें वेरिएशंस थे, जिसके कारण क्या होता था कि जो इनिशियल जो डेंसिटी था वो उसमें डिफरेंसेस था, अलग अलग था। जब डेंसिटी का डिफरेंसेस होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो एक्ट कर रहे थे उनके बीच, उनके उसमें भी डिफरेंस था, देयर वाज डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, तो अब जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस का डिफरेंस होने की वजह से क्या होता था कि मैटर एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते थे या एक दूसरे को खींचना शुरू कर दिया। इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर, खींचना शुरू कर दिया और वे एक साथ आने लगे एक जगह पे। ठीक है, तो यही जो चीज़ है ना, यही था बेस, इसी को कहते हैं बेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज।
तो यही बेस की तरह काम किया गैलेक्सीज के डेवलपमेंट के लिए। डिफरेंसेस इन इनिशियल डेंसिटी caused differences in gravitational forces, and due to these differences it caused the matter to get drawn together, एक साथ आने लगे, और एक साथ आने लगे तो डेवलपमेंट हुआ गैलेक्सीज का। अब एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है, और ये स्टार्स जो है ना बहुत दूर दूर फैले हुए हैं, दे स्प्रेड ओवर वेरी फास्ट डिस्टेंसेस, और उन दोनों के बीच की दूरी है थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स, बहुत दूर है। इवन एक एक गैलेक्सी का जो डायमीटर है ना वो 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर्स है, ठीक है। तो हुआ क्या, गैलेक्सी का जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का एक्यूमुलेशन शुरू हुआ, मतलब जमा होना शुरू हो गया हाइड्रोजन गैस, और जमा होते होते उसने क्या किया कि उससे एक बहुत बड़ा क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्म्ड वेरी लार्ज क्लाउड, और इसी को हम लोग कहते हैं नेब्यूला। देखिए नेब्यूला, नेबुला मीन्स क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन द आउटर स्पेस, ये था, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि नेबुला जो ग्रो कर रहा था तो उसके कारण क्या हुआ कि लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैस का डेवलपमेंट हुआ। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका। लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैस, क्लम्प्स का मतलब हुआ कि इसको गुच्छा कहते हैं, गैस का गुच्छा, ग्रुप ऑफ गैसेस एग्जिस्टिंग क्लोजली टुगेदर। मैंने बताया ना कि मैटर्स जो है वो एक दूसरे की तरफ आने लगे, मैटर्स गेट ड्रॉन टुगेदर, तो ड्रॉन टुगेदर हुआ तो वो क्लोजली आ गए, तो वो क्लोजली एग्जिस्ट कर रहे थे टुगेदर, तो ग्रुप ऑफ गैसेस एग्जिस्टिंग क्लोजली टुगेदर, मेन लिस्ट में कौन सा था, हाइड्रोजन गैस। तो उन्होंने क्लम्प फॉर्मेशन हुआ, लोकलाइज्ड एक जगह पे, लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैसेस डेवलप हुए, ठीक है। और ये जो क्लम्प्स थे गैसेस, ये फिर धीरे धीरे ये और भी डेंसर गैसियस बॉडीज में डेवलप हुए, उसमें परिवर्तित हो गए, डेंसर डेंसर गैसियस बॉडीज, बहुत ज़्यादा डेंस्ड, और यही डेंस्ड गैसियस बॉडी जो है उससे बना स्टार्स, इट गेव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, ठीक है। अब जो स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ वो ऐसा माना जाता है कि वो आज से 5-6 बिलियन ईयर्स एगो स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अब इसमें एक टर्म हमने देखा कि जो स्टार्स थे वो स्प्रेड ओवर थे वास्ट डिस्टेंसेस में, है ना, और उनके बीच का डिस्टेंसेस था इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स। तो लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर जो है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और टाइम, इट इज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इट मेजर्स डिस्टेंस नॉट टाइम, ठीक है। अब क्या होता है उसका एक अनुमान, एक अंदाजा हम लोग ले लेते हैं। लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है विद इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब वही लाइट मान के चलिए हमारा एक साल में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, जब एक सेकंड में 3 लाख जा रहा है तो अब 365 दिन को आप सेकंड से बदलिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतना दूरी तय करेगा लाइट इन 1 ईयर, और इसी को कहते हैं हम लोग 1 लाइट ईयर। ये डिस्टेंस जो हुआ ना ट्रेवल्स बाय द लाइट इन 1 ईयर इज 1 लाइट ईयर, दैट इज डिस्टेंस नॉट टाइम, ठीक है। अब ये होता है लगभग मल्टीप्लाई करके 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे सन और अर्थ के बीच कितनी दूरी है इन द टर्म्स ऑफ लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट ईयर के टर्म में देखिए सन और अर्थ के बीच में हमारा जो किलोमीटर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, 14 करोड़ 95 लैक्स 98,000 किलोमीटर है सन और अर्थ के बीच में। अब इतना किलोमीटर जाने के लिए, है ना, इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर यदि कहा जाए तो कितना टाइम लगेगा लाइट को, 8.311 मिनट्स, इतना टाइम लाइट को लगेगा। इसलिए हम लोग इससे रिलेट करके बताता हूँ आपको कि सनलाइट जो है हमारे धरती पर पहुँचने में उसको 8.311 मिनट्स लगता है, इसी वजह से लाइट है और डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सन और अर्थ के बीच में, और लाइट को ट्रैवल करने के लिए 8.311 मिनट्स लग जाता है, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, लाइट ईयर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, है ना, स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल विद द लाइट इन 1 ईयर 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.461 10 to the power 12 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 14 करोड़ 95 लाख 98,000 किलोमीटर, एंड द टाइम लाइट
takes to travel between Sun and Earth is 8.311 minutes.